इसमें बहुत एक सिंपल सा थंब रूल है कि जब आयतुल्लाह खामेनेई के शहादत का कोई असर नहीं हुआ और उसके 2 घंटे बाद जो है वो मिसाइल मारी जाने लगी, तो लरीजानी जाहिर है आयतुल्लाह खामनी से ओहदे में तो नीचे हैं। दूसरा ये है कि सारे जो पोस्ट हैं, चाहे वो बड़े पोस्ट हों या छोटे पोस्ट हों, बड़े पोस्ट पे 4 रिप्लेसमेंट, छोटे पोस्ट पे 7 रिप्लेसमेंट ऑलरेडी बनाई गई है। जो कोई शहीद होगा उसके बदले में तो कोई नया अब आएगा। इनके लिए भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बदल गया, इनको भी, अरबों को भी समझ में आ गया है कि इंपोर्टेड सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप अमेरिका से मंगा के, किसी से मंगा के अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकते। सिक्योरिटी सबके लिए तभी होगी जब सब सिक्योर होंगे। ये नहीं हो सकता कि ईरान इनसिक्योर हो और आप सिक्योर हो जाए। आप प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में तमाम नाजरीन और सामीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। सौरभ साहब, मशरिक़ी वस्ता की मौजूदा सूरत हाल ने कई अहम सवालात को जन्म दिया है। ईरानी सिक्योरिटी सरबराह अली लारीजानी की मुबैना मौत क्या वाकई जंग का रुख बदल सकती है, या ये सिर्फ एक वाकई वक्ती धचका है? क्या इस वाक़े से अमेरिका और इसराइल को कोई स्ट्रेटेजिक बढ़तरी हासिल हुई है? अगर नहीं, तो आखिर ईरान का वो कौन सा मजबूत निज़ाम है जो किसी भी क़यादत के नुकसान के बावजूद खुद को संभाले रखता है? दूसरी जानिब ईरान की जानिब से अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की सूरत में दुबई, कतर और सऊदी अरब जैसे मौलिक का मुस्तकबिल किस हद तक महफूज है? मजीद बरा, मुश्तबा खामनई पर हमले आवरों में इलाज की खबरों की हकीकत क्या है, और क्या रूस की हिमायत वाकई ईरान के लिए काबिल भरोसा है? आखिर में क्या हालात इस नहज पर पहुंच सकते हैं कि अमेरिका न्यूक्लियर ऑप्शन पर गौर करे? यही सवालात आज की गुफ्तगू का महवर है। तो सौरभ कुमार शाही साहब, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ईरानी सिक्योरिटी सरबराह अली लारीजानी की मौत से क्या जंग का रुख बदलेगा? क्या उनकी मौत ने अमेरिका और इसराइल को जंग में सबकत दिला दी है? जी देखें, वॉर में अगर आप वॉर को डिवाइड करें तो एक चीज होती है जिसको टैक्टिकल अचीवमेंट कहते हैं, फिर ऑपरेशनल अचीवमेंट होती है, फिर स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट। ये तीनों अलग अलग चीज। अली लड़जानी या किसी भी लीडर का जो मरना है वो एक टैक्टिकल झटका ईरान के लिए हमेशा होगा, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, पुराने लोग हैं, सिस्टम को समझते हैं। लेकिन ये ना भूलें कि ईरान इस जंग की तैयारी साल बहुत दशकों से कर रहा है। अली लड़ीजानी हो या कोई भी हो, जब इसमें बहुत एक सिंपल सा थंब रूल है कि जब आयतुल्लाह खामेनेई के शहादत का कोई असर नहीं हुआ और उसके 2 घंटे बाद जो है वो मिसाइल मारी जाने लगी, तो लरीजानी जाहिर है आयतुल्लाह खामनी से ओहदे में तो नीचे हैं। दूसरा ये है कि सारे जो पोस्ट हैं, चाहे वो बड़े पोस्ट हों या छोटे पोस्ट हों, बड़े पोस्ट पे 4 रिप्लेसमेंट, छोटे पोस्ट पे 7 रिप्लेसमेंट ऑलरेडी बनाई गई है। जो कोई शहीद होगा उसके बदले में कोई नया आएगा। इसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो हमारे दर्शक हैं, वो ये कि जो जितने भी अभी ये जर्नैल या ये लीडर, जो सिविलियन लीडर्स हैं जिनकी शहादत हुई है, आप उनकी उम्र देखें तो कोई भी 60 से नीचे का नहीं है। 60 से लेके 75-80 तक के उम्र का है। यानी क्लियरली ये वो लोग हैं जो 1979 के रेवोल्यूशन की पैदाइश है, और उसके बाद जो इराक ईरान वॉर हुआ था उसकी पैदाइश है। पैदाइश मतलब उससे वो निकल के आए हैं। जाहिर है कि उसके बाद एक सेवरल लेयर्स जो हैं वो और कमांडर्स से निकल के आए हैं, लीडर्स से निकल के आए हैं जो इस जंग को बनाए रखे। अब आज ही आप देख लें कि ये जो इनकी शहादत हुए हुए 4 दिन हो गए हैं, उसके बाद से लगातार मिसाइल के हमले जारी हैं। लगातार यूएस के बेसिस पे हमले हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपने पिछले 3 दिनों के नंबर्स देखे होंगे तो इसराइल पे जो हमले हो रहे हैं उस वो मजीद बढ़ गए हैं, यानी उसमें नंबर्स में इजाफा जो है वो आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो F-35 प्लेन को भी निशाना बना गया। यानी वो तमाम जो एक जो वॉर की प्लानिंग है वो अपनी जगह है। हाँ,
हर बड़े लीडर का मरना जो है झटका है, लेकिन वो ऐसे भी है कि आप उसको किस तरह से परसीव करते हैं। आप सबको पता है कि शिया इस्लाम में शहादत का क्या दर्जा है, और उसको किस तरह से बाकी हर चीज के आगे उसको रखा जाता है। तो वो जंग चलती रहेगी। आपने उसमें कोई लेटअप नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि उनके मरने के बाद किसी ने कह दिया हो कि अब हम निगोशिएट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो वो अपना चलता रहेगा। हाँ, टेक्टिकल लॉस हमेशा रहेगा। इस तरह की कोई भी जो शहादत होती है वो टेक्टिकल लॉस में काउंट होगी, लेकिन वो ऑपरेशनल लॉस में कभी भी अभी मतलब फिलहाल नहीं तब्दील हो रही है। अब हो सकता है कि आपने 500 लीडर मार दिए तो वो ऑपरेशनल लॉस में तब्दील हो जाए, लेकिन अभी तो इस तरह का कोई भी मतलब रिमोटली भी कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आती कि ये ऑपरेशनल लॉस में कंसीडर होगा। जो मैंने पहले आपसे कहा कि आप जितने भी ये कमांडर मारे जा रहे हैं, या जो उनके मिनिस्टर्स मारे जा रहे हैं, आप अगर उनकी उम्र देखेंगे तो ये 60 से ऊपर, या बाज वक़ात 70 से भी ऊपर थे। ये इनके नीचे के कमांडर्स जो हैं वो मौजूद हैं। दूसरी ये कि इसराइल जो है वो अमेरिका को ये मौका नहीं देना चाहता है कि वो युद्ध से बाहर निकले। लड़ीजानी उस तरह के याद रखें, लड़ीजानी मॉडरेट थे, लड़ीजानी वॉज नॉट अ कंजर्वेटिव। वो या वो जो आर्मी है, आईआरजीसी, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, इनके दरमियान की एक लिंक है। आप जितने इनको मारते जाएंगे उनके नीचे के कमांडर और ज्यादा सख्त दिल और यानी उसूलगिरा, जिसको वहां पे ईरान में कहा जाता है, वो उसूलगिरा सोच के वाले यानी कंजर्वेटिव फैक्शन से आने वाले हैं। तो वो आप जो है एक्चुअली इसराइल का ये मानना है कि उन्होंने 20 साल से कोशिश की कि किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के थ्रू ये अपनी युद्ध जो है वो करवा लें, वो सफल नहीं हुए। उनको एक मिल गया कमकल, तो उसके थ्रू उन्होंने ये काम अभी करवा लिया। अब जब ये कमकल उनको मिल गया है और ये कमकल आदमी उसमें फंस गया है, हर दिन उसकी आप देख रहे हैं, झुंझलाहट देख रहे हैं, उसके ट्वीट पढ़ रहे हैं, तो अब वो चाहते हैं कि इसको इसमें से निकलने ना दिया जाए, क्योंकि ये निकल गया तो इसराइल का स्ट्रेटेजिक लॉस होगा। तो वो उसमें लगा हुआ है। अच्छा, वो चीज जो है वो लड़ीजानी के कारण एक्चुअली में अगर आप देखें तो जो ऑफ रैम्प है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उनको जो रिप्लेस कर रहे हैं वो अब जो भी जिसको रिप्लेस करेगा वो मोर कंजर्वेटिव होता जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने सीरिया में और इराक में अमेरिका इसराइल सपोर्टेड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे लड़ाइयां लड़ी हैं। तो इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो उससे शेप है। अगर इनके इंतकाल का जंग पर कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा, तो ईरान में ऐसा कौन सा निज़ाम है कि वहाँ किसी के इंतकाल का कोई असर नहीं पड़ता? इस निज़ाम पर तफसील से रोशनी डालें। लेकिन ये मसला क्या है कि हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है नहीं, पढ़ते लिखते भी नहीं है जो हमारे जर्नलिस्ट वगैरह हैं। अगर ये ईरान को सही से इन्होंने स्टडी किया होता तो इनको ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई एक आदमी के मरने से जो है वो सिस्टम जो है वो कोलैप्स नहीं कर रहा है। मसला ये है कि वेस्टर्न पावर जो हैं या उनके जो एनालिस्ट वगैरह हैं वो इन सिस्टम को एज ए डिक्टेटरशिप की तरफ से देखते हैं कि ये पिरामिड का स्ट्रक्चर है, पिरामिड के सबसे ऊपर उसको मार दो तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खंडर बन जाएगा। ये नहीं समझते कि आयतुल्ला खामेनी, कासिम सुलेमानी, अली लारिजानी, ये इनकी पैदाइश जो है वो रिवोल्यूशन नहीं है, ये रिवोल्यूशन की पैदाइश है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो लोग ये डिफरेंस जो है उनको समझ में नहीं आता कि इन्होंने रिवोल्यूशन को पैदा नहीं किया, रिवोल्यूशन ने इनको पैदा किया। तो अगर रिवोल्यूशन ने इनको पैदा किया तो रिवोल्यूशन और लोगों को पैदा कर सकता है, और वो पैदा कर रहा है। दूसरा ये कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, हर आदमी को अपना काम दिया गया है, हर आदमी उस काम को कर रहा है जिसको जो चीज सौंपी गई है। कमांडर्स जो हैं वो सैकड़ों की संख्या में, कोई आईआरजीसी के कम से कम आपको जो टॉप कमांडर्स हैं वो कम से कम 400 में, एक दो नहीं। तो आप जाहिर है कि जैसा मैंने कहा कि बड़े पोस्ट पे एक के बाद 7 रिप्लेसमेंट है, यानी एक के गुजरने के बाद अगला 6 आदमी तक का ऑलरेडी अपॉइंटेड है। छोटे पोस्ट पे एक का रिप्लेसमेंट 4, वो ऑलरेडी हो रहा है। तो ये जो कोशिश, ये आइडिया जो लोगों का है कि ये चरमरा जाएगा, तिल मिला जाएगा, ऐसा होता नहीं है, और ऐसा होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा, जो मैं बार बार कर रहा हूँ। इसको मोजाइक डिफेंस कहते हैं मिलिट्री की जबान में, अगर अस्करी जबान में इसको मोजाइक डिफेंस कहा जाता है। जैसे मोजाइक आपके घर के फर्श जो होती है जिसमें मोजाइक आप लगाते हैं, अगर आप उसको नजदीक से देखेंगे तो वो एक छोटा सा स्क्वायर या एक फूल पत्ती आपको नजर आएगी।
जब आप ऊपर से उसको देखेंगे तो उस तरह की कई फूल पत्तियां एक दूसरे से मिली हुई नजर आई। तो मिलिट्री भी इसी तरह से काम करती है कि एक कमांड जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो इंडिविजुअल कमांडर्स हैं उनको ये अख्तियार दिया गया, वो खुद मुख्तार हैं कि वो अपना डिसीजन ले सकते हैं अगर उनको करना है। जैसे आपने देखा कि अगर ये परसों हो गया कि भाई ईरान के गैस फील्ड पे हमला हुआ है, तो अब ऊपर से कमांडर को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उनके पास ऑर्डर गया हुआ है नीचे के कमांडर के पास कि अगर ये हमले होंगे तो तुम्हारे पास ये बैंक्स में रखे हुए हैं जगह जिस पे तुमको हमला। तो इसको मोजाइक डिफेंस कहा जाता है। तो वो वहां पे एग्जिस्ट करती है, और उसी तरह से सिस्टम एग्जिस्ट करता है। जैसा मैंने कहा, सिस्टम की पैदाइश खामेनी सुलेमानी है, अली लरजानी है, अली लरजानी सुलेमानी खामेनी की पैदाइश सिस्टम में। ईरान जो अमरीकी अड्डों पर हमला कर रहा है, यानी दूसरे मुस्लिम ममालिक पर, क्या इससे दुबई, कतर, सऊदी अरब पर बड़ा असर पड़ेगा? यानी इन ममालिक का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, इन पे ऑलरेडी असर पड़ चुका है। ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल फाइट है। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे संबंध जो हैं वो इनसे खराब होंगे। संबंध कब अच्छे? ये पिछले 40 साल से यही तो साजिश कर रहे थे ईरान के अगेंस्ट में। सारे जो सो कॉल्ड मुस्लिम नाम निहाद जो मुस्लिम ममालिक हैं, ये इसराइल के साथ बैठ के, अमेरिका के साथ मिलके यही तो कर रहे थे। वरना वहां बेस किसके अगेंस्ट था? कोई मुझे समझाए कि बहरैन में, यूएई में बेसेस किसके अगेंस्ट? हम्म। इसराइल के अगेंस्ट में तो नहीं है। अगर वहां पर मिसाइल जो लगी हुई है और रडार लगी हुई है, वो इसराइल की मदद कर रहा है। ईरान से जो मिसाइल निकलती थी, अच्छा, भारत में सुन्नी जो है वो कहते थे अरे कुछ हो नहीं रहा, मिसाइल चल। अरे वो तुम्हारे ही जो सुन्नी मवालिक हैं, वो उन्होंने रडार लगा रखा है जो 15 मिनट पहले बता देता है इसराइल को कि भाई मिसाइल ईरान से चल गई। तुम तो ये जो एक बयान लोगों का देखते हैं वो इसके। अब इस बार क्या किया? अब इस बार वही मिसाइल सिस्टम रडार हटा दिए, तो अब कोई वार्निंग नहीं इसराइल में मिल रही। अब मिसाइल सीधे जाकर धराम से गिर जा रहा है। इससे बिल्कुल वाजह हो गया कि इसराइल की सुरक्षा जो है वो खित्ते के सुन्नी ममालिक कर रहे थे। एक दो एक्सेप्शन अब अगर आप छोड़ दें तो उनकी सुरक्षा की, उसकी दिफा की जिम्मेदारी जो है वो सुन्नी ममालिक जो है उठाए हुए हैं। तो आज उन पे गिर रहा है, ये कोई बाई चांस थोड़ी ना गिर रहा है। ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर अल बुसैदी, कल उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इसमें इकोनॉमिस्ट मैगजीन में, आप उसको जाके पढ़ें। उसमें उन्होंने कहा कि दिस इज रिग्रेटेबल कि ईरान हमला कर रहा है, लेकिन उसके पास ऑप्शन क्या है? ये ओमान के खुद फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम्म। हमारे यहाँ के बेसिस से उनके ऊपर में हमला होगा तो वो क्या करेंगे? वो बैठ के वहां पे अपना बाल खुजलाएंगे ऐसे करके कि हाँ भाई ठीक है कि कोई तुम हमला करो। तो अब इनके लिए भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बदल गया। इनको भी, अरबों को भी समझ में आ गया है कि इंपोर्टेड सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप अमेरिका से मंगा के, किसी से मंगा के अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकते। सिक्योरिटी सबके लिए तभी होगी जब सब सिक्योर होंगे। ये नहीं हो सकता कि ईरान इनसिक्योर हो और आप सिक्योर हो जाए। आप तमाम चीजें कर लें, वहां से पाइपलाइन बिछा लें, कुछ भी कर लें, कल से उस पाइपलाइन पे हमले होंगे, उसको तोड़ दिया जाएगा। यानी ये नहीं हो सकता कि आप इसराइल अमेरिका का साथ भी देते रहें और मुस्लिम ममालिक होके और ये भी एक्सपेक्ट करते रहें कि आप जो है किसी किस्म के मुस्लिम ममालिक हैं तो आप पे जो है वो ईरान जो है वो हमला ना करे। ये नहीं हो सकता। ये जो जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह का जो हिपोक्रेसी है आपको, वो यहाँ पे नजर आती है कि ये हिपोक्रेसी जो है वो बड़ा वाजह हो गया है, सबके सामने वो खुल के आ गया। है कि रहबर मौज़म यानी नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई पर भी हमला हुआ है और इनका इलाज रूस में चल रहा है। इस पर तफसील से रोशनी डालें। ये ये सब इंफॉर्मेशन किसी को पता नहीं है। कोई भी आपको अगर ये कह रहा है कि उसको ये इंफॉर्मेशन पता है तो झूठ बोल रहा है। ये मैं 20 साल की मेरी एक्सपीरियंस है मिडिल ईस्ट की, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी ये कह रहा है कि उसको पता है कि इलाज चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें जो है वो हवा हवाई होती है। वो छोटे मोटे जो लोग जर्नलिस्ट होते हैं जो कभी गए नहीं होते हैं, वो इस तरह का शिगुफा छोड़ते हैं कि उनको पता है, ताकि उनके पास कुछ दर्शक जो हैं उनको देखने के लिए आ जाए। कोई भी सीरियस जर्नलिस्ट को ये जानकारी नहीं होगी कि वो उनका इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है तो कहाँ चल रहा है, घायल हुए हैं नहीं हुए हैं, ये कोई नहीं बता सकता। ये सारी चीजें जो है वो आप समझो कि वो पतंग उड़ाने वाली। जैसा आपकी दी हुई तफसील से अंदाजा हो रहा है कि रूस ईरान का साथ दे रहा है, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि मुश्तबा खामनई का इलाज वहां हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या रूस की हिमायत पर भरोसा किया जा सकता है? देखें, अगेन ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस जो है वो ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है। उस पे एतमाद आप नहीं कर सकते। जैसा आपने देखा
फाइटर प्लेन सुखोई के लिए ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, आज तक वो नहीं आई। उसी तरह से पहले जॉर्ज बुश के ज़माने में S-300 जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था, उसकी पेमेंट बहुत साल पहले हुई, डिलीवरी वो बहुत बात। इस बात को ना भूलें कि बाल्कन वॉर से पहले तक, रैदर आप ये कह लें कि लिबिया वॉर के पहले तक पुतिन जो है वो एकदम प्रो वेस्टर्न थे। उनकी पूरी ख्वाहिश थी कि उनको किसी तरह से वेस्टर्न अलायंस में जो है वो शामिल कर दिया जाए। जब उनको दुत्कार दिया गया, फिर वो ये रोशन ख्याली उनको दुत्कारने से आई है, ये कोई अपने अंदर से नहीं है। तो इस चीज को लोग ना भूलें। तो अब इस रोशन ख्याली में आप इमीडिएटली तो आपका स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नहीं हो सकता। ये भी ना भूलें कि इसराइल में 20% जो पॉपुलेशन है वो रशियन स्पीकिंग यहूदी की है, जिनका कि एक बहुत बड़ा उसका लॉबी का कब्जा जो है वो रूस पे है। तो रूस पे बहुत बियॉन्ड द पॉइंट भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन रूस जिस तरह से पिटा है अभी पिछले 4 सालों में, उसके कारण जैसा मैंने कहा कि कोई रोशन ख्याली नहीं है, ये मजबूरी में उनको नए पार्टनर जो है वो देखने मिल रहे हैं। अभी भी रूस की ख्वाहिश यही है कि किसी तरह से वो एक अमेरिका के साथ उसके संबंध अच्छे हो जाएं, किसी तरह उसमें फिट हो जाए। ये ईरान के साथ जो अमेरिका का रिलेशनशिप है वो बिल्कुल, सॉरी, ये जो चाइना के साथ अमेरिका का रिलेशनशिप है बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। इसीलिए ईरान का चीन पे जो डिपेंडेंसी है या भरोसा है वो ज्यादा सॉलिड है, रेदर देन डिपेंडिंग ऑन रशिया। और यही रीजन है कि अगर आगे ईरान जो है अपने मिलिट्री को और मॉडर्नाइज करता है, चीजें और निकल के आती है, तो वो चीन से उसके हथियार वगैरह जो है वो ज्यादा आपको दिखेंगे बनिस्बत रूस से। तो जैसा मैंने कहा, हाँ, थोड़ा बहुत रूस इधर उधर करता है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक उसका एक अलाइनमेंट हो रहा है। लेकिन जहनी तौर पे जो अभी रूस का रूलिंग क्लास, वो अपने आप को वेस्ट का हिस्सा मानता है अभी भी। तो जब जहनी तौर पे आप अपने आप को किसी एक महाज का हिस्सा मानते हैं, तो उस महाज में शामिल होने की आपकी हमेशा जो है वो ख्वाहिश रहती है कि मैं किसी तरह उसमें शामिल हो जाऊं, नाटो में हो जाऊं, मुझे एक्सेप्टेंस मिल जाए। वो एक्सेप्टेंस मिलना तो है नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इतनी जल्दी होता नहीं है। तो वो आपको नजर आ रहा है, रूस पे बहुत ज्यादा एतमाद नहीं किया जाता। जैसा आपने बताया कि रूस पर ज्यादा एतमाद नहीं किया जा सकता, चाइना पर ज्यादा किया जा सकता है। क्या अमेरिका जंग के रुख को देखकर न्यूक्लियर हमला कर सकता है? अपने आखिरी हरबे के तौर पर यह सवाल इसलिए जहन में आया क्योंकि अमेरिका वाहिद मुल्क है जो आलमी जंग में अपनी बरतरी साबित करने के लिए बम का इस्तेमाल कर चुका है। इसके चांसेस अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आज के जमाने में न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने का मतलब है कि कल से 200 देश न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अब वही उनके पास बचने का रास्ता है। तो ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम है उसको परमानेंट झटका लग जाएगा। तो उसकी गुंजाइश नहीं होती। हाँ, ऑफ रैंप ढूंढ रहा है अमेरिका, कश्मकश में है। हर दिन आप उसके बदहवासी वाले जो उसके ट्वीट हैं, वो उससे आपको बदहवासी जो है वो नजर आएगी कि कितना बदहवास वो आदमी है। लेकिन हाँ, अभी भी एग्जिट रैम्प हैं। कुछ चीजें बार बार वो कोशिश कर रहा है इशारों इशारों में समझाने की। अब देखते हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे क्या होता है। मुझे अभी निकट भविष्य में तो ऐसा नहीं लगता कि न्यूक्लियर एक्सचेंज की कोई बात है यहाँ पे। यहाँ पे ये एग्जिट रैंप क्या क्या है? एग्जिट ट्रम्प ये है कि भाई वो बहुत पहले बर्जेनेस्की ने एक बयान दिया था वियतनाम वॉर के जमाने में कि डिक्लेयर विक्ट्री एंड रन, कि अपने आप को जो है वो घोषित कर दो कि तुमने जो है वो जंग जीत लिया, भागो। उसी लाइन से आपको समझ में आ जाएगा कि वो उसका क्या मतलब हुआ। कि तो वो तो आपने देखा होगा कि ट्रम्प पहले दिन से कह रहा है कि जंग तो हम जीत चुके हैं, ईरान नेस्तनाबूद हो चुका है। जिस दिन बोलता है उसी 1 घंटे के बाद 4 मिसाइल जो है ईरान मारने लगता है। तो अब उसका यही है कि वो कुछ ये दे, जैसा आपने कल सुना होगा कि ये जो तेल, ईरान के तेल जो समंदर पे है, उस पे से उसने सैंक्शन हटाने की कोशिश की है। तो इस तरह के कुछ वो देना चाह रहा है कि भाई ले लो हमसे कुछ, अब हमको बख्श दो भाई, अब दोबारा हमसे नहीं हो पाएगा। ईरान का भी ये कहना है कि मैं इतना मारूंगा कि तुम क्या, अगले 4 राष्ट्रपति जो है वो उसकी हिम्मत ना पड़े कि वो दोबारा जो है ये इस तरह से जंग में आने की कोशिश करे। यानी मैं सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को परमानेंट चेंज करना चाहता हूँ।
ये जंग, सीज फायर मुज़ाकरात, जंग सीज फायर मुज़ाकरात का ये साइकिल है, मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ। उन पे हमले हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है ईरान का, लेकिन जब आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में होते हैं तो आप कॉस्ट लगाते हैं, दूसरे पे, अपने एनिमी पे कॉस्ट लगाते हैं। वो कॉस्ट उसने इतनी लगा दी है कि ये बात तो सबको पता चल गई है कि भैया ये आसान काम नहीं है। ये आप देखें ना, ट्रम्प के बयान देखें कि बहुत जहीन लोग बैठे हुए हैं ईरान में, लेकिन ऊपर में भी मुझे तो पता ही नहीं था कि अरब कंट्री पे हमला हो जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने वो कॉस्ट इम्पोज कर दिया है। वरना वो जो एक स्वैगर दिखता था उसके, उसमें एक चलने में जो एक वो शाना हिला के जो चलता था, वो देखें, वो ट्रम्प की खत्म हो गई। अब ऐसे झुक के बैठा हुआ रहता है, वो बॉडी लैंग्वेज में आपको वो चीज नजर आ रही है। तो ऑब्वियसली ईरान को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, मटेरियल लॉसेस, जानो माल दोनों का नुकसान है, लेकिन वो ये भी अश्योर कर रहा है कि अमेरिका का जो एक स्ट्रेटेजिक एक इमेज थी, वो तो परमानेंट ध्वस्त हो गई। कि अब आप सोचे कि ईरान, चाइना वगैरह क्या सोच रहा है कि यार ये तो मतलब, इसको तो मतलब बहुत आसानी से हराया जा सकता है, कि जो यहाँ नहीं लड़ पा रहा है, जिसकी इतनी नुकसान जो है वो ईरान ने पहुंचा दी है, तो उसका हम क्या करें। याद रखें कि ईरान अगर 1 लाख ड्रोन बना सकता है, तो चाइना 1 लाख ड्रोन हर 2 दिन में बना सकता है। आप जी। चाइना के इंडस्ट्रियल बेस को समझें। अब वो हमले होने लगेंगे तो क्या होगा ताइवान का और जापान का और साउथ कोरिया का, जो वहां पे फ्रंट स्टेट बने हुए हैं। जिस तरह से कुवैत, यूएई और सऊदी अमेरिका के फ्रंट स्टेट हैं पर्शियन गल्फ में, उसी तरह तो साउथ चाइना सी में जापान, और ये सारे ईस्ट सी में और साउथ चाइना सी में जापान, कोरिया और ये उनके फ्रंट स्टेट बने हुए हैं। तो इनका भी तो वही हाल होगा जो वहां पे इन सो कॉल नाम निहाद सुन्नी ममालिक का हो रहा है। ये थे हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही, जो तफसील से मशरिकी वस्ता में जारी जंग के ताल्लुक से हमें बता रहे थे। आखिर में साहिर का ये शेर पेश खिदमत है: जंग जंगों के फलसफे के खिलाफ, जंग जंगों के फलसफे के खिलाफ, अमन पुरअमन जिंदगी के लिए। हमेशा की तरह आखिर में मैं तमाम नाजरीन और सामीन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प, जामे और बामानी बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, एक नए रुख, एक नए जाविये के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच को ज़िंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।